Good morning, everyone. So, in today's lecture, we'll study about पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टॉपिक है आपका। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आपका पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है। सो अलग अलग मेथड्स होते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के, और अलग अलग कंसेप्ट्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, और फिर हम वन बाय वन देखेंगे आपका। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली हम क्या लिखते हैं आपका? व्हाट इज सीक्वेंस होमोलॉगी और एंड सीक्वेंस सिमिलैरिटी। सीक्वेंस होमोलॉगी वर्सेस सीक्वेंस सिमिलैरिटी। वर्सेस सीक्वेंस सिमिलैरिटी। ठीक है, तो सीक्वेंस होमोलॉगी और सीक्वेंस सिमिलैरिटी की ये दोनों टर्म्स आपकी क्या होती हैं? ठीक है। सो बेसिकली अगर हम होमोलॉगी की बात करें, ठीक है, जैसे हम एक पॉइंट लिखते हैं, व्हेन टू सीक्वेंसेस व्हेन टू सीक्वेंसेस आर descended when two sequences are descended from a common from a common evolutionary origin comma they are said to have a they are said to have a to have a homologous relationship और शेयर homology homologous relationship और शेयर homology। ठीक है, तो अगर दो सीक्वेंस है, अगर उनका जो इवोल्यूशनरी ओरिजिन है वो क्या आपका कॉमन है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम सीक्वेंस होमोलॉगी। अब सेकंड टर्म है सीक्वेंस सिमिलैरिटी। ठीक है। सो सीक्वेंस सिमिलैरिटी इज द परसेंटेज ऑफ इज द परसेंटेज ऑफ aligned residues aligned residues that are similar in that are similar in physiochemical properties physiochemical properties such as size, charge, and hydrophobicity, such as size, charge, and hydrophobicity। ठीक है, तो सिमिलैरिटी मतलब कि सिमिलर नेचर भी होगा, जैसे कुछ कुछ अमीनो एसिड फॉर एग्जांपल आपके बेसिक चार्ज होता है। ठीक है, तो उनको आप सिमिलर मानोगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं लाइसिन आर्जिनिन है, क्योंकि जो लाइसिन है और बेसिकली मान लो दूसरे सीक्वेंस में आर्जिनिन है, तो इनको आप क्या मान के चल सकते हो? दे आर बेसिकली आर सिमिलर। ठीक है, इन रेजिड्यूज को हम क्या मान के चल सकते हैं? आपके सिमिलर। ठीक है, क्योंकि एक टर्म अभी हम आगे देखेंगे वो होता है आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल का तो मतलब बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है, बट अभी हमने क्या टर्म यूज करी है, सीक्वेंस सिमिलैरिटी, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब होता है बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। सो तो होमोलॉगिस के अंदर तो आप बोल रहे हो कि दे डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन, ठीक है। और सिमिलैरिटी में आप दोनों सीक्वेंस में देख रहे हो कि कितने परसेंट उनके अंदर सिमिलर वाले, जैसे अगर आप अमीनो एसिड को सीक्वेंस कर रहे हो तो कितने सिमिलर अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो होमोलॉगी है, ठीक है, जो होमोलॉगी है वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। होमोलॉगी इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, होमोलॉगी इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। होमोलॉगी कैसी स्टेटमेंट आपकी, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है कि जैसे आप ये तो कह सकते हो कि दो, जैसे आपके पास दो सीक्वेंस है, ठीक है, मान लो आपके पास सीक्वेंस वन है और एक सीक्वेंस टू है, ठीक है। तो ये तो आप लिख सकते हो कि दे आर 40% सिमिलर, ठीक है, कि उनके अंदर 40% सिमिलर, जैसे जो भी आप रेजिड्यूज हैं अमीनो एसिड हैं तो वो सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये तो आप कह सकते हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर 40% होमोलॉगी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप नहीं दोगे, मतलब या तो बोलोगे वो होमोलोगस है, ठीक है, या आप बोलोगे वो नॉन होमोलोगस है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखेंगे कि हम 40% होमोलॉगी है, या तो होमोलोगस होंगे या नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, ठीक है। तो सिमिलैरिटी में आप ये बोल सकते हो कि दे हैव 40% सिमिलैरिटी, ठीक है। बट होमोलॉगी के अंदर ऐसा नहीं होगा कि 30% होमोलॉगी है 40% है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। आइदर दे आर होमोलोगस और दे आर नॉन होमोलोगस, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक टर्म है, ठीक है। अब इसके अलावा बेसिकली जो आपका, अगर हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली अब ऑब्वियसली हम दो टाइप के सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं, या तो आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है या आपका प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, ठीक है। और बेसिकली यू कैन से अमीनो एसिड सीक्वेंस। अब न्यूक्लियोटाइड तो हमें पता है सिर्फ 4 ही हैं, ठीक है, बट अमीनो एसिड कितने होते हैं आपके 20, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो भी आपके सीक्वेंसेस हैं चाहे वो अनरिलेटेड हैं, ठीक है, तो 25% चांस है कि, मतलब 25% चांसेस है ना आपको कि, क्योंकि कहीं पर भी न्यूक्लियोटाइड होगा, तो क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो डीएनए में ए है, टी है, जी है या सी है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड मिलने के चांसेस उस पोजीशन पे कितने होते हैं, 25%। बट जब आप अमीनो एसिड की बात करोगे तो वो सिर्फ 5% ही चांसेस हैं, ठीक है ना, जब भी आप बेसिकली अनरिलेटेड सीक्वेंस को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये हम रैंडम की बात कर रहे हैं, रैंडमली, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए तभी आप बताओगे। बट रैंडमली का क्या मतलब है कि आप रैंडमली देख रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही हमने पहले भी पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड मिलने के चांसेस 1/4 हैं, ठीक है ना, और अमीनो एसिड मिलने के चांसेस कितने होंगे आपके 1/20, कितने होंगे आपके 1/20, ठीक है। तो बेसिकली हम जैसे यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं, वो ग्राफ है आपका सीक्वेंस आइडेंटिटी और सीक्वेंस लेंथ के बीच में, ठीक है। दिस इज परसेंटेज ऑफ आइडेंटिकल रेसिड्यूज। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम होने चाहिए, वो भी हम डिस्कस भी करेंगे। और इधर आपके नंबर ऑफ अलाइंड रेसिड्यूज हैं, ठीक है, कि आपने, अब डिपेंड करता है ना कि जो आपका सीक्वेंस है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, 25 है, 50 है, 75 है, क्योंकि दो सीक्वेंस को आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको उनकी लेंथ भी देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं। तो जो सेफ जोन होता है, ठीक है, जो बेसिकली आपका क्या है, सेफ जोन, तो इसमें जो आइडेंटिटी होती है वो 30% और हाइयर होती है, ठीक है, 30% और क्या होती है, हाइयर। तो कोई ना कोई तो वैल्यू आपको सेट करनी पड़ेगी। अगर इससे ज्यादा आइडेंटिटी है तो आप उसको क्या बोलोगे, क्लोज होमोलॉग। जैसे 30% और हाइयर है, तो अगर इस रीजन में अगर अगर आप दो सीक्वेंस को कंपेयर कर रहे हो और वो इस जोन में आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वो क्लोज होमोलॉग्स हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जो आइडेंटिटी है वो 30% और हाइयर है, ठीक है। फिर एक जोन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका ट्वाइलाइट जोन, ठीक है, क्या बोलते हैं आपका, ट्वाइलाइट जोन। इसमें जनरली हम लिखते हैं 20 to 30%, 20 to 30%,
आइडेंटिटी है, ठीक है। सो इसके अंदर जो होमोलॉगी है दैट इज लेस सर्टेन, होमोलॉगी इज लेस सर्टेन। ये मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल सकते कि वो होमोलोगस है या नॉन होमोलोगस है, ठीक है। और एक और जोन होता है वो यहाँ पे शो नहीं कर रखा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली, मतलब अगर उसको हम शो करें जैसे 20 से भी नीचे, ठीक है, क्योंकि 20 से भी कम, जैसे 20 to 30 मतलब ट्वाइलाइट जोन आप इसको बोल सकते हो, जो 20 to 30 है, 20 से भी कम आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मिड नाइट जोन, मिड नाइट जोन, इफ इट इज लेस देन 20%, लेस देन 20%। और इनको आप क्या बोलोगे, अनरिलेटेड सीक्वेंसेस, अनरिलेटेड सीक्वेंसेस, ठीक है। 30% और हाइयर है तो क्लोज होमोलॉग है, 20 to 30% है तो होमोलॉग इज लेस सर्टेन, एंड इफ इट इज लेस देन 20% देन दे आर अनरिलेटेड सीक्वेंसेस, उसे आप क्या बोलोगे, अनरिलेटेड सीक्वेंसेस, ठीक है। अब हम देखेंगे जो सीक्वेंस सिमिलैरिटी और सीक्वेंस आइडेंटिटी, ठीक है, तो देखते हैं उसका क्या आपका फॉर्मूला होता है। तो सीक्वेंस सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी में तो अभी मैंने आपको बताया इसी कि आपको यू लुक फॉर सिमिलर थिंग्स, और आइडेंटिटी के अंदर आपको बिल्कुल क्या चाहिए, आइडेंटिकल। सीक्वेंस सिमिलैरिटी वर्सेस सीक्वेंस आइडेंटिटी, सीक्वेंस आइडेंटिटी, ठीक है। तो सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्या होता है, दैट इज बेसिकली परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ aligned residues, aligned residues that have similar, that have similar physico-chemical properties, physico-chemical properties, and can be, and can be more readily, more readily substituted for one another, substituted for one another, for one another, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस सिमिलैरिटी, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ अलाइंड रेजिड्यूज दैट हैव सिमिलर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कैन बी मोर readily सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन अनदर, ठीक है। नहीं आइडेंट अभी हमने जो वो तो आइडेंटिकली लिखा है ना, नहीं ऐसा नहीं ना, बेसिकली वो टर्म्स है ना, होमोलॉगी जो भी हमने ग्राफ ड्रॉ करा है वो तो हमने आइडेंटिटी के बीच में देखा है, ठीक है। और फिर ये भी देखना होता है ना आप सीक्वेंस को अलाइन कैसे कर रहे हो, ठीक है ना, वो सब अभी जैसे हम आगे देखेंगे, क्योंकि अलाइनमेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ होती है ग्लोबल, कुछ होती है लोकल। तो ग्लोबल में वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आपको आइडेंटिकल मिले, ठीक है ना। और फिर जो आपका लोकल है उसमें अपने लोकल रीजन को देखना होता है, ठीक है, क्योंकि जो हमने ग्राफ बनाया है वो आइडेंटिटी के बीच में बनाया है, ठीक है ना, आइडेंटिटी वर्सेस सीक्वेंस लेंथ, ठीक है। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सीक्वेंस आइडेंटिटी की, ठीक है। तो सीक्वेंस आइडेंटिटी के अंदर आपको बिल्कुल आइडेंटिकल, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मैचेस ऑफ सेम अमीनो एसिड रेजिड्यूज, ऑफ सेम अमीनो एसिड रेजिड्यूज बिटवीन टू अलाइंड सीक्वेंसेस, टू अलाइंड सीक्वेंसेस, टू अलाइंड सीक्वेंसेस, ठीक है। सो बेसिकली जो फॉर्मूला है परसेंटेज सीक्वेंस सिमिलैरिटी का, दैट इज इक्वल टू द
वो लेंथ जो है सिमिलर है, ठीक है, लेंथ ऑफ, और बेसिकली नंबर ऑफ सिमिलर रेसिड्यू इनटू 2 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, ठीक है। क्योंकि जो दो सीक्वेंस को आप कंपेयर कर रहे हो उनकी लेंथ क्या हो सकती है आपकी, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर सेम है तो चलो फिर तो मतलब वो तो आप जब दोनों को ऐड करोगे तो टू टू तो फिर कट ही जाएगा। उस केस में तो आप चाहे सिंगल भी ले सकते हो। तो एक फॉर्मूला तो ये होता है। और परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज सिमिलैरिटी है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज अगर आपने आइडेंटिटी निकालनी है, ठीक है, अगर आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ आइडेंटिटी, तो उसके लिए Li/2 डिवाइडेड बाय La+Lb, ये वो दो सीक्वेंस हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, इनटू 100, ये उनकी लेंथ है, ठीक है। और कई जगह एक और फॉर्मूला भी होता है, चलो दो फॉर्मूले तो ये हो गए आपके, ठीक है ना। क्योंकि लेंथ अगर तो सेम हुई तब तो फिर सिंपल आप लिख सकते हो सिमिलर बाय लेंथ ऑफ वन ऑफ द, क्योंकि दोनों की सेम है, फिर दोनों को जब ऐड करोगे तो वो ट्वाइस ही आ जाएगा, तो टू से टू तो फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक एक और फॉर्मूला जो हमें बता रखा है, दैट इज ऑफ योर आइडेंटिकल, या जो भी आपका परसेंटेज सिमिलैरिटी, ठीक है, दोनों ही मतलब उसमें लिखा है लेंथ कितनी है आइडेंटिकल और सिमिलर की, और उसको आप डिवाइड कर दो लेंथ ऑफ शॉर्टर ऑफ टू सीक्वेंसेस, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एल ए लिख दिया, एल ए यहाँ पर किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ शॉर्टर ऑफ टू सीक्वेंसेस, लेंथ ऑफ शॉर्टर ऑफ टू सीक्वेंसेस। तो ये दो तीन फॉर्मूले आपको बताए होते हैं कि कैसे हम, तो एक तो मतलब ये है, और दूसरा आपका जो शॉर्टर सीक्वेंस की लेंथ था आप उससे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो दैट इज सीक्वेंस सिमिलैरिटी वर्सेस सीक्वेंस आइडेंटिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इसमें भी होगा इसी 100, तो परसेंटेज निकालनी है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ रखा आपके पास, द परसेंटेज सिमिलैरिटीज एंड आइडेंटिटीज रिस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पेप्टाइड सीक्वेंसेस गिवन विल बी, ठीक है। आपका आपके पास ये पेप्टाइड 1 है, ये पेप्टाइड 2 है, आपको इसके अंदर सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी निकालनी है। तो करो कैलकुलेट, क्या आएगी। ठीक है, तो ये आपको दो पेप्टाइड्स की वन है, ठीक है। अब इनकी लेंथ कितनी है, 15 है, दोनों की 15 है, ठीक है। तो ये तो चलो 15 है, हमारे पास सेम ही है। अब सिमिलर अगर देखने हैं, ठीक है, तो जो तो सेम है वो तो है ही सी, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, इसको आप सिमिलर नहीं बोलोगे क्योंकि आर्जिनिन और ग्लूटामिक एसिड ये अपोजिट है। चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 12 आने चाहिए सिमिलर। हाँ ये भी बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, 13। तो कितना बन रहा है ये, सर 13 के साथ आंसर नहीं आ रहा, 12 के साथ आ रहा है। चलो 13 से कितना आ रहा है वैसे, 13/15 इंटू 100 ही करना है, वो तो इक्वली लेंथ है ना दोनों की। कितना आ रहा है, 86.6। तो ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसी, तो ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लीकेशन है। फिर इन्होंने, या तो ये तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9, 9 तो बिल्कुल ही सेम है ना। और ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, और यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, थ्रियोनिन, सेरिन और ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। और दूसरे में वो बन रहे हैं आपके, वो तो कितने आ रहे हैं, 9। वो तो यस सर। 9 ही बन रहे हैं, तो वो तो 9/15 × 100, वो तो 60 आ ही रहा है सीधे ना। या तो फिर इसमें इन्होंने किसको नहीं लिया होगा सिमिलर, नहीं लिया होगा तो इन्होंने ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन ये हो सकते हैं, क्योंकि दोनों दोनों स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ना दोनों का। या इनको उन्होंने सिमिलर नहीं लिया है, क्योंकि ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और एक थ्रियोनिन, सेरिन, जिनको तो आप लेके चल सकते हो। 80 तभी आएगा जब दोनों में से इन्होंने, मतलब ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन में से या तो किसी को सिमिलर नहीं नहीं लिया। हम्म। क्योंकि थोड़ा बहुत वैसे तो चलो एरोमेटिक ही है, लेकिन देख लेते हैं, कुछ दे रखा है। वैसे तो लिखा हुआ है कि सिमिलर ही होते हैं, पता नहीं। क्योंकि 60 तो एक तो आ गया ना, और ये बात है कि दोनों 80 नहीं है, ठीक है, और दोनों 60 भी नहीं आएंगे। अब ये है कि ये अगर 86.6 है तो फिर ये 90 भी जा सकता है। भैया इन्होंने एक, इनमें से कोई एक जो है वो इन्होंने नहीं लिया सिमिलर ना, ठीक है। वैसे तो लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एरोमेटिक ही हैं, ये दोनों आपके हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स ही हैं, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है। और एक कौन सा लिया हमने यहाँ पर, थ्रियोनिन और सेरिन, ये दोनों भी ओ एच ग्रुप वाले हैं, ठीक है। पता नहीं, वैसे आंसर तो इसका क्या आएगा आपका, 80 और 60 आएगा, ठीक है। अब एक का किसी ना किसी में है, पता नहीं इन्होंने कौन सा सिमिलर नहीं लिया है, क्योंकि ये दोनों एरोमेटिक हैं, ये दोनों आपके हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप वाले हैं, ये दोनों पोलर अनचार्ज आर ग्रुप्स हैं, और ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। अब थोड़ा वो तो अब वही है ना, अब ज्यादा तो ले ही नहीं सकते वैसे भी ना वैल्यू, लेनी है तो भैया कि कम ही लो, ज्यादा वाली वैल्यू तो वैसे भी नहीं बनती, क्योंकि आप सिमिलैरिटी देख रहे हो, देखो 13 हमारे आ रहे हैं, तो वो इससे ज्यादा तो आएगी नहीं ना, मतलब अगर हमने अपने हिसाब से भी करा है तो। अब इसमें ये है कि एक आधा अमीनो एसिड ऐसा है जो उसने सिमिलर नहीं लिया है, अगर वो नहीं लिया तब हमारा एग्जैक्ट आंसर 80 आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी आई है इससे ज्यादा तो आएगी नहीं, ठीक है। अब वो उससे आप कम ले लो, क्योंकि ज्यादा वैल्यू तो है ही नहीं ना, बाकी तो जो मतलब 14 या 15 होने चाहिए, सेरिन आर्जिनिन और आर्जिनिन ग्लूटामिक एसिड, ये दो तो हो ही नहीं सकते, इनमें तो कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, तो इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो हमें इससे कम वाले पे फिर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 80 और 60, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन शायद और होगा। ये तो चलो अभी, इसमें गैप पेनल्टी है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है, दैट इज द जो अलाइनमेंट के एल्गोरिथम्स होते हैं, व्हाट आर द अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स, अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से हम अलाइनमेंट करते हैं, जैसे एक हमारे पास होता है दैट इज डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है आपका, वन वी हैव दैट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है।
दूसरी हमारे पास क्या होती है आपकी डायनामिक प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग एंड वन वी हैव दैट इज वर्ड मेथड। वर्ड मेथड, ठीक है। तो एक तो डॉट मैट्रिक्स होता है, इसमें तो जैसे वही है कि आप जो दो सीक्वेंस होते हैं उनको आप अगर मैच होते हैं तो वहां पे डॉट लगा देते हो, नहीं होता तो आप उसको बेसिकली वहां पे डॉट नहीं लगाते। ये तो चलो बहुत ही सिंपल है। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो होता है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली एक तो हम बात करेंगे, एक होता है नीडल मैन वुंच, ठीक है। ये मतलब ये एल्गोरिथम्स होते हैं ना, जैसे ऑब्वियसली सब कुछ ये प्रोग्रामिंग है तो किस एल्गोरिथम पे वो वर्क करते हैं। और एक होता है आपका स्मिथ वाटरमैन। स्मिथ वाटरमैन जो नीडल मैन वुंच होता है वो होता है आपका ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। वो किसके लिए होता है आपका ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए। और जो स्मिथ वाटरमैन है वो होता है आपका लोकल अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो नीडल मैन वुंच हम किसके लिए करते हैं, ग्लोबल के लिए, फॉर ग्लोबल अलाइनमेंट। एंड स्मिथ वाटरमैन फॉर लोकल अलाइनमेंट। लोकल अलाइनमेंट, ठीक है। ये भी हम करेंगे डिस्कस। फिर कुछ मैट्रिक्स भी होते हैं, पैम ब्लॉसम क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। वर्ड मेथड में जनरली हम बात करते हैं ब्लास्ट की, दैट इज बेसिक लोकल अलाइनमेंट और बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है। ब्लास्ट क्या होता है, फास्टा क्या होता है, ये सब हम देखेंगे आपका, ठीक है। तो मेन तो चलो हमने यही देखना है, नीडलमैन वुच स्मिथ वाटरमैन क्या होता है, फिर आगे ब्लास्ट भी देखेंगे। तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली मैं आपको इमेज की फॉर्म में ही दिखाता हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइप के इसमें टूल्स आते हैं, ठीक है। जैसे ये एक तो आपको यहाँ पर क्या बता रखा है, लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट, ठीक है। मतलब लोकल के अंदर जैसे ये टारगेट सीक्वेंस है, ये क्वेरी है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आप लोकल अलाइनमेंट, यू वांट कि कहाँ पर लोकल सीक्वेंस जो है जो उसमें आपको प्रॉपर मैच देखने को मिल रहा हो। और ग्लोबल के अंदर आप पूरा सीक्वेंस देखते हो, ठीक है। और प्रॉपर अलाइनमेंट करने के लिए फिर बीच में आपको गैप वगैरह भी इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं कि क्योंकि सीक्वेंस तो उसने आपको दे दिया ना, उसका एल्गोरिथम है कि वो आपको बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट बना के देगा, ठीक है। क्योंकि सब ये डाटाबेस के अंदर आपने इंफॉर्मेशन डालनी है, आपने दो सीक्वेंस डाले, अगर आपको लोकल चाहता है तो वो दोनों सीक्वेंसेस के बीच में जहां पर लोकल अलाइनमेंट आपको मिल रही होगी वो बताएगा। ग्लोबल के अंदर वो पूरे का पूरे सीक्वेंस जो है उसके बीच में अलाइनमेंट करेगा, ठीक है। तो जैसे ये आपको डॉट का बता रखा है, डॉट में जैसे आप देख सकते हो ना यहाँ पर कि जैसे अभी ये जी है तो सामने डॉट है, ठीक है। और जैसे और कोई डॉट नहीं है, जैसे यहाँ पे टी है तो फिर डॉट, फिर यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे डॉट, टी यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे डॉट, क्योंकि दो सीक्वेंस को आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। फिर आपने जैसे यहाँ पर टी है तो इस तरह से फिर इसे हम क्या बोलते हैं आपका डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि मतलब जो लाइंस हैं, ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो कि जो डॉट्स को कनेक्ट कर रही है वो हमें क्या बताती है, अलाइनमेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये मेन लाइंस हैं, ठीक है। और जो मेन डायगोनल लाइन के ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ ये आपको दिख रहा है, ये सीक्वेंस दिख रहा है, जैसे आपने कह दिया ये मेन लाइन है, ठीक है। और इसके जो ऊपर नीचे है उसको बेसिकली आप क्या बोलते हो, दैट रिप्रेजेंट। तो ये जो आपको जैसे ये अगर हम इसकी बात करें, इट इज रिप्रेजेंटिंग इंटरनल रिपीट्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल रिपीट्स को। इंटरनल रिपीट्स ऑफ आइदर सीक्वेंसेस, ऑफ आइदर सीक्वेंसेस। तो हमारे पास जैसे अलग अलग टूल आते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है डॉट मैचर, ये सब प्रोग्राम्स के नेम्स हैं। डॉट मैचर हो गया, एक आता है डॉट अप, ठीक है। डॉ डॉट हेलिक्स, मैट्रिक्स प्लॉट। तो ये सब के सब आपके क्या हैं, ये प्रोग्राम्स हैं जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, डॉट मैट्रिक्स के लिए। अब डिपेंड करता है ना, कई बारी
आप कौन से सीक्वेंस को कंपेयर कर रहे हो? जैसे यहाँ पर तो हमने दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कंपेयर किया है। अगर आप दो अमीनो एसिड या दो प्रोटीन के सीक्वेंस को कंपेयर करना चाहते हो तो ये अलग अलग टूल्स आते हैं, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो चलो बेसिकली इनिशियल मेथड थे जो जो कि इस पे बेस्ड था, बट मेन जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हो कि उसमें जो भी आपका, जैसे डॉट मैट्रिक्स है उसको आप स्कोरिंग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे मैच का एक स्कोर दोगे, मिसमैच का एक स्कोर दोगे, ठीक है। उसके अलावा अगर गैप है तो उसकी अलग पेनल्टी है, ठीक है। तो उसमें हम स्कोर देखते हैं लास्ट में ना, कि हम एक लेवल सेट कर देंगे। अगर दो सीक्वेंस के अलाइनमेंट में इतना स्कोर आया या इससे ज्यादा है तो वो बेसिकली आप उनको कहोगे कि वो क्लोजली रिलेटेड है। और अगर बेसिकली वो उससे कम स्कोर आया तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्टेंटली रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं और फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज योर डायनामिक प्रोग्रामिंग? डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो लिखिए, इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड दैट determines that determines optimal alignment, optimal alignment by matching, by matching two sequences, by matching two sequences for all possible pairs of characters, for all possible pairs of characters between two sequences, pairs of characters between two sequences, between two sequences. It finds alignment in a more quantitative way, alignment in a more quantitative way by converting, by converting a dot matrix into a, into a scoring matrix, scoring matrix to account for, to account for matches and, matches and mismatches between sequences, matches and mismatches between sequences, between sequences by searching for the, by searching for the set of highest scores,
for the set of highest scores in this matrix, comma, the best alignment score, the best alignment score the best alignment score can be accurately determined, can be accurately determined. So इसके अंदर आपने जो डॉट मैट्रिक्स है उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया एक स्कोरिंग मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ऑब्वियसली आप व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट अलाइनमेंट तो कई बार उसमें आपको गैप भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि गैप्स इसलिए इंट्रोड्यूस किए जाएंगे ताकि अलाइनमेंट क्या हो, सबसे आपकी बेस्ट आ जाए, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि वो क्या शो करेगा कि अगर कहीं पे गैप है तो इसका मतलब वहां पे वो सीक्वेंस डिलीट हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो सामने वाला सीक्वेंस है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ है, उस पोजीशन पे इंसर्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए, सो गैप पेनल्टीज, ठीक है। इसमें अब हम किसके बारे में लिखेंगे आपका, कि गैप पेनल्टीज क्या होती हैं, गैप पेनल्टीज। और सर एक मिनट परफॉर्मिंग, पिछली वाली स्लाइड कर। ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आपका गैप पेनल्टीज। डन। ठीक है। तो बेसिकली जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि अगर आपको प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए, ठीक है, जैसे मान लो अभी हम डिस्कस करेंगे इधर, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको सीक्वेंस शो भी किए थे, ठीक है। जैसे मान लो आपका जो स्पेसिफिकली ये है, जैसे अभी ये था ना, इसमें आपने प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए क्या करा है वहां पर, बेसिकली आपने, क्योंकि अलाइनमेंट प्रॉपर करने के लिए, क्योंकि वही है ना, वो जो एल्गोरिथम हमने ऐसा डिजाइन कर रखा है कि वो हमें बेस्ट अलाइनमेंट दे, ठीक है। तो वो ऐसे एक बेस्ट अलाइनमेंट का फिर हम इसका स्कोर देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, मैच का भी स्कोर होगा, मिसमैच का भी स्कोर होगा, और आपका अगर गैप है तो उसका अलग स्कोर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक वैल्यू सेट कर देंगे, अगर तो मतलब वो लिखा ना, इट विल ट्राई टू गेट द हाइएस्ट स्कोर, मतलब बहुत सारे टाइप के अलाइनमेंट्स करेगा और देखेगा कि स्कोर हाईएस्ट किस में आ रहा है। तो क्योंकि वो आप हर एक अलाइनमेंट का स्कोर अलग अलग आएगा ना, तो जितना स्कोर ज्यादा आएगा इसका मतलब क्या है, बेसिकली आपका मतलब यू हैव टू सेट ए वैल्यू, आपको कोई ना कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। अगर इससे ज्यादा स्कोर आएगा तो आप कहोगे कि ये अलाइनमेंट है इनके अंदर कुछ ना कुछ, और अगर उससे वैल्यू से स्कोर कम आया तो फिर आप कहोगे कि हम उसको ज्यादा कंसिडरेबल स्कोर जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं गैप पेनल्टीज क्या होती हैं आपकी। गैप पेनल्टीज, सो परफॉर्मिंग ऑप्टिमल अलाइनमेंट, परफॉर्मिंग ऑप्टिमल बिटवीन अलाइनमेंट बिटवीन sequences often involves sequences often involves applying gaps, applying gaps that represent insertion and deletions, that represent insertions and deletions, insertions and deletions
डिलीशंस, इसमें लिखिए बिकॉज इन नेचुरल, बिकॉज इन नेचुरल evolutionary processes, evolutionary processes, insertion and deletions, insertions and deletions are relatively rare. Insertion and deletions are relatively rare, are relatively rare in comparison to, in comparison to substitutions, in comparison to substitutions, comma, introducing gaps, introducing gaps should be made, should be made more difficult computationally, computationally। ठीक है, तो वही होता है ना, अभी आप देखोगे जो गैप की ना पेनल्टी हम ज्यादा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर गैप की पेनल्टी आप ज्यादा रखोगे तो लास्ट में फिर जो स्कोर है वो आपका उसी अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। क्योंकि नेचुरली हम ये मान के चलते हैं कि जब नेचुरली इवोल्यूशन हुई है तो सब्स्टिट्यूशन तो चलो हुई है, ठीक है, कि चलो एक की जगह दूसरा आ गया, बट जो इंसर्शन और डिलीशन हैं वो रिलेटिवली हम क्या मान के चलते हैं, वो रेयर है, ठीक है। तो जब भी आपको बेस्ट अलाइनमेंट के लिए कहीं पर गैप इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो स्कोर है वो आप कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई रखते हो, ठीक है ना। देखो क्या ना, एक तो होगा मैच का स्कोर, कि दोनों मैच कर रहे हैं तो उसका क्या स्कोर है, अगर उस पॉइंट पे मिस मैच है तो उसका क्या स्कोर है, ठीक है। फिर आप एक गैप का स्कोर रखते हो कि अगर गैप है तो उसका क्या स्कोर है। और फिर एक और आप क्या रखते हो कि एक्सटेंशन, ये ना होना कि जैसे गैप, अब गैप या तो एक ही न्यूक्लियोटाइड का है, दो का है, तीन का है, चार का है, तो फिर उसका और एट द एंड तो फिर क्या होगा ना, अगर गैप से ज्यादा होंगे तो फिर स्कोर तो बहुत कम आएगा, और फिर उस अलाइनमेंट को हम ज्यादा बेटर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना, अगर तो आप पेनल्टी स्कोर को बहुत कम रख दो, अब वो डिपेंड करता है कि जो कितनी पेनल्टी आपने रखनी है। अब वो आपको दोनों कंडीशन बता रहा है कि अगर तो आपने पेनल्टी स्कोर फॉर एग्जांपल लो रखा, ठीक है, क्या रखा आपने, पेनल्टी स्कोर क्या रखा, लो, मतलब बहुत कम रख दिया, उससे तो क्या होगा, जो डिस्टेंटली रिलेटेड है वो भी आपस में अलाइनमेंट दिखा देंगे, ठीक है। अगर आपने टू लो रखा, सो उसमें आप लिख सकते हो कि जो गैप्स हैं, गैप्स कैन बिकम, gaps can become too numerous, too numerous to allow, to allow even non-related sequences, non-related sequences to be matched up, to be matched up with high similarity scores, to matched up with high similarity scores। ठीक है, अगर तो आप ज्यादा कम रख दोगे पेनल्टी स्कोर तो गैप्स ज्यादा हो जाएंगे और नॉन रिलेटेड सीक्वेंस भी वो हाई सिमिलैरिटी स्कोर देंगे, ठीक है। अगर तो आपने बहुत ज्यादा रख दिया पेनल्टी स्कोर, इफ यू कीप इट टू हाई, ठीक है, देन गैप्स में बिकम डिफिकल्ट टू अपीयर, गैप्स में
become gaps may become too difficult to appear and reasonable alignment cannot be achieved. Alignment cannot be achieved, comma, which is also unrealistic, which is also unrealistic. ठीक है, तो इसके अंदर गैप्स क्या आ गए आपके, मतलब अगर स्कोर बहुत कम रख रहे हो तो जो पेनल्टी स्कोर है, तो तब गैप्स बहुत ज्यादा देंगे, बहुत ज्यादा रखोगे तो गैप्स में बिकम टू डिफिकल्ट टू अपीयर। ठीक है, तो वही होता है कि एक आपको एक लेवल रखना पड़ेगा, वो जो भी होता है ना अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स के अंदर वो अलग अलग वैल्यूज लेके चलते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसमें आपको क्या बता रहा है, देयर हैज टू बी कोस्ट डिफरेंस। ठीक है, कोस्ट डिफरेंस किसके बीच में, जो भी मैं आपको बता रहा था, एक तो क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे 80 है। ठीक है, एक तो एक गैप है, और एक आप कह रहे हो कि तीन चार गैप है। तो एक होते है गैप ओपनिंग पेनल्टी, ठीक है, जो जहां पर गैप ओपन हो रहा है, और दूसरी होती है गैप एक्सटेंडिंग पेनल्टी, कि वो गैप कितना एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, सो देयर हैज टू बी कोस्ट डिफरेंस, कोस्ट डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग ए गैप एंड एंड एक्सटेंडिंग ए एंड एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग गैप एंड एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग गैप। ठीक है, तो ओपनिंग और एक्सटेंडेड के अंदर क्या आपकी कोस्ट डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो गैप ओपनिंग होगी ना उसकी पेनल्टी ज्यादा होगी। ठीक है, जो गैप ओपनिंग है शुड हैव, क्योंकि ओपन हो रहा है ना वहां से, तो गैप जो ओपनिंग है, गैप ओपनिंग शुड हैव ए हायर पेनल्टी, शुड हैव ए हायर पेनल्टी देन एन एग्जिस्टिंग गैप, हैव ए हायर पेनल्टी देन एन एग्जिस्टिंग गैप, एन एग्जिस्टिंग गैप। ठीक है, तो गैप ओपनिंग की क्या वो कह रहा है हायर पेनल्टी होगी। ठीक है, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि ऑब्वियसली अगर, so this is based on the rationale that if insertions and deletions, if insertions and deletions ever occur, if insertions and deletions ever occur, comma, several adjacent residues, adjacent residues are likely to have been, are likely to have been inserted or deleted together, inserted or deleted together।
और डिलीटेड टुगेदर, डिलीटेड टुगेदर। ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल गैप पेनल्टीज हैं इसे हम क्या बोलते हैं आपकी, क्योंकि भैया ना ओपनिंग के लिए अलग है, एक्सटेंडिंग के लिए अलग है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं आपकी एफाइन गैप पेनल्टीज, एफाइन गैप पेनल्टीज। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन की अलग है और ओपनिंग की अलग है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं आपकी एफाइन गैप पेनल्टीज। अब इसके अंदर जैसे फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू टोटल गैप पेनल्टी, दैट शुड बी इक्वल टू गामा, वो ओपनिंग की है, प्लस डेल्टा एक्सटेंशन की है, और के माइनस वन, के क्या आपकी लेंथ ऑफ गैप। ठीक है। तो गामा यहाँ पर क्या है, मतलब ये टोटल गैप पेनल्टी है, डब्ल्यू टोटल गैप पेनल्टी, गामा इज द ओपनिंग गैप पेनल्टी, डेल्टा इज द एक्सटेंशन गैप पेनल्टी, एंड के इज द लेंथ ऑफ गैप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ गैप। ठीक है। तो जो वो कह रहे हैं कि ओपनिंग की वैल्यू क्या होती है आपकी ज्यादा होती है, और एक्सटेंशन की वैल्यू क्या होती है आपकी कम होती है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इन एन अफाइन गैप पेनल्टी मॉडल, अगर गैप ओपनिंग पेनल्टी -20 है, एक्सटेंशन -4 है, और गैप की लेंथ कितनी है आपकी 8। ठीक है। तो आप बताओ जो गैप स्कोर है वो क्या होगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इन एन अफाइन गैप पेनल्टी मॉडल, ओपनिंग ये है, एक्सटेंशन ये है, और गैप लेंथ ये है, तो आपको गैप स्कोर बताना है। ठीक है। जो फॉर्मूला भी हमने देखा ना वो क्या था आपका, डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा के माइनस वन। ठीक है। अभी ये जिस बुक में है उसमें तो ये फॉर्मूला है, बट अभी जो ये दोनों क्वेश्चन होंगे ना, ये सॉल्व हो रहे हैं इससे गामा प्लस डेल्टा के से। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर, क्योंकि दोनों क्वेश्चन का जो आंसर गेट वालों ने दे रखा है ना वो इसी से सॉल्व हो रहा है, उसमें आप k-1 लोगे तो नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है। और एग्जैक्टिव वैल्यू दे रखी है, तो आपको रेंज भी नहीं दे रखी है। तो गामा कितना है हमारे पास -20। ठीक है। प्लस डेल्टा कितना है -4 इंटू डेल्टा, मतलब के कितना है 8, तो -20 -32, तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास -52। वैसे इसमें देखो क्या ना, वैसे तो जो लॉजिक बनता है, अब पता नहीं इनका आंसर तो इन्होंने यही दे रखा है, लॉजिक तो ये बनता है ना, क्योंकि ओपनिंग वाले का तो आपने जो फर्स्ट है या उसकी वैल्यू तो आपने ले ही ली -20, तो आपको तो बाकी आगे, क्योंकि गैप की लेंथ है ना, गैप की लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसकी तो आपने ले ही ली -20 वैल्यू, वैसे तो बाकी 7 की लेनी चाहिए। ठीक है। बट ये दोनों क्वेश्चन इसी से हो रहे हैं, तो उसमें आप लेंथ जो है ना उसको, गैप को, मतलब टोटल के ही लेना, -1 मत करना। ठीक है। अब पता नहीं अलग अलग बुक्स में क्या पता थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बता रखा है कि एफाइन गैप स्कोरिंग स्कीम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। गैप इनिशिएशन पेनल्टी ऑफ 1 और गैप एक्सटेंशन पेनल्टी ऑफ 0.1। ठीक है। तो आपको अलाइनमेंट का स्कोर बताना है। ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि मैच के लिए हम लेते हैं 1,
और मिस मैच के लिए लेते हैं हम 0। मैच के लिए हम क्या लेते हैं 1, मिस मैच के लिए हम क्या वैल्यू लेते हैं आपकी 0। ठीक है, तो अब इस अलाइनमेंट के अंदर सबसे पहले आप देखो मैचेस कितने हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 तो स्कोर ही आ गया। ठीक है, और मिस मैच का तो आपने 0 लेना है। ठीक है, अब आपको कौन सा स्कोर चाहिए, जो गैप स्कोर। ठीक है, तो गैप स्कोर क्या होगा आपका, इनिशिएशन का कितना है 1। ठीक है, तो 1 प्लस, इसमें आप क्या लोगे, क्योंकि गैप कितना है 2। ठीक है, एक्सटेंशन की वैल्यू है 0.1 इंटू 2, तो ये कितना आ रहा है 1.2। ठीक है, तो आपको जो है, क्योंकि आपको अलाइनमेंट का स्कोर बताना है, ठीक है, तो आपको 3 में से ये वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 1.8। दिस शुड बी द स्कोर ऑफ अलाइनमेंट। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो रहे हैं, तो आप इसको डेल्टा के ही लेके चलो, K-1 नहीं, क्योंकि अगर हम वही लेके चलेंगे फिर आंसर यहाँ पे 1.9 आएगा, और ये भी एग्जैक्ट उन्होंने 1.8 दे रखा है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस में आप एज इट इज गैप की लेंथ लेना। ठीक है, उसको -1 मत करना, क्योंकि रेंज दी होती तो फिर भी हम मान लेते, बट दोनों क्वेश्चन के एग्जैक्ट स्कोर हैं, ये 1.8 है और उसका एग्जैक्ट उन्होंने -52 दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलाइनमेंट। ठीक है, एक तो मतलब जनरल कुछ भी आपको दे, सिमिलैरिटी क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, फिर आपने क्या देखा कि गैप स्कोरिंग मैट्रिक्स, मतलब कैसे हम स्कोर वगैरह निकालते हैं। तो एक तो ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो डायनामिक प्रोग्रामिंग की। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था, एक होता है नीडलमैन वुंच और एक होता है आपका दैट इज स्मिथ वाटरमैन मेथड। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग फॉर, ठीक है, इसकी हम बात करें डायनामिक प्रोग्रामिंग की। ठीक है, अगर तो आप बात करें ग्लोबल अलाइनमेंट की, ठीक है, तब तो हम क्या यूज करते हैं आपका नीडलमैन वुंच। ठीक है, तो इसमें लिखिए कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नीडलमैन वुंच, दैट इज फॉर द ग्लोबल अलाइनमेंट। ठीक है, नीडलमैन वुंच एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, सो इसके अंदर आपका क्या होता है, सो ऑब्वियसली क्योंकि आपने सबसे पहले याद रखना है कि ये ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए है, दिस दिस इज बेसिकली फॉर ग्लोबल अलाइनमेंट, ग्लोबल अलाइनमेंट। ठीक, सो ऑप्टिमल अलाइनमेंट इज ऑब्टेन्ड, optimal alignment is obtained over the entire lengths of two sequences, over the entire lengths of two sequences of two sequences। ठीक है, अब इसमें कई बार ये होता है ना, जब आप ग्लोबल अलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो कई बार ये हो सकता है कि जो लोकल सिमिलैरिटी है वो शायद मिस हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि आपको आपको कहना आपका मोटिव क्या है, क्योंकि ग्लोबली करना चाहते हो तो मे बी आपको लोकल जो सिमिलैरिटी है वो सीक्वेंसिंग के ड्यूरिंग मिस हो सकती है, कि लोकल सीक्वेंस आपको ना पता लगे। ठीक है, देखो इस टाइप का जो ग्लोबल अलाइनमेंट है, एक तो ये करते हो अगर आपके सीक्वेंसेस क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो डिस्टेंटली रिलेटेड है फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो फिर कुछ आएगा ही नहीं। तो टू क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस को आप क्या करते हो, बेसिकली अलाइन करते हो। एंड सेकंड थिंग इज दैट
उनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि लोकल के अंदर क्या है, लोकल के अंदर चाहे आप डिस्टेंटली रिलेटेड देख लो, क्योंकि आपने तो लोकल रीजन देखना है ना, और उसके अंदर लेंथ भी अलग अलग हो सकती है। बट इसके अंदर बेसिकली क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए, और उनकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर तो कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो डिफरेंट है, ठीक है, तो उसके लिए फिर ये अप्रोच सही नहीं है, ठीक है ना। तो क्लोज रिलेटेड के लिए तो सही है, बट अगर वो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, दे आर नॉट क्लोज रिलेटेड, तो उनके लिए ये अप्रोच आपकी सही नहीं है, ठीक है। तो वही है ना, इस एल्गोरिथम में भी होता है, इन्होंने भी मैच का स्कोर देना है, एक मिस मैच का स्कोर देना है। उसके अलावा इन्होंने बेसिकली आपका जो भी अगर गैप कूप होंगे, क्योंकि वैसे तो लेंथ सेम ही है, तो वही ना, अलग अलग एल्गोरिथम का अलग अलग प्रिंसिपल है, ठीक है ना, क्योंकि आप मैच का स्कोर क्या रख रहे हो, मिस मैच का क्या स्कोर रख रहे हो, उस बेस पे फिर आपके पास रिजल्ट अलग अलग आएगा, ठीक है। तो जैसे एक जो बेसिकली प्रोग्राम का नाम है दैट इज गैप, तो ये जो गैप प्रोग्राम होता है, ये बेसिकली आपका दैट इज फॉर द ग्लोबल अलाइनमेंट, ठीक है, और ये इसी एल्गोरिथम पे बेस्ड है, ठीक है। दूसरा हम किसकी बात करते हैं, स्मिथमैन वाटर, जो आपका स्मिथ वाटरमैन, दैट इज मेंट फॉर लोकल अलाइनमेंट। स्मिथ वाटरमैन जो एल्गोरिथम होता है वो किसके लिए होता है आपका, दैट इज फॉर लोकल अलाइनमेंट, लोकल अलाइनमेंट। अब देखो ना, आपका फोकस क्या है कि आपने बस लोकल कोई सीक्वेंस देखना है, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर बेसिकली टू डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंसेस। तो क्लोजली में तो चलो आ ही जाएगा, क्लोजली में तो इश्यू नहीं है ना, उसमें तो लोकल मिल ही सकता है। बट यू कैन कंपेयर टू डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंसेस, एंड अगर उनकी लेंथ भी डिफरेंट है, क्योंकि आपका फोकस जो है वो लोकल रीजन पे है, तो उससे तो कोई मैटर नहीं करता ना कि आपको पूरी लेंथ में क्या देखना, आपने सिर्फ लोकल रीजन देखना है जहां पर सिमिलैरिटी आ रही है, ठीक है। स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम की एक खास बात होती है, इसमें हम ना नेगेटिव स्कोर नहीं यूज करते, ठीक है। अगर तो मैच है, उसके लिए वैल्यू आपने दे दी पॉजिटिव, ठीक है, और मिस मैच के लिए आपने दे दी जीरो, ठीक है। तो इस टाइप के एल्गोरिथम के अंदर हम नेगेटिव स्कोर नहीं यूज करते, किसके अंदर, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है, नो नेगेटिव स्कोर। नीडलमैन वुच मैन में फिर भी हम यूज करते हैं, बट इसमें कोई नेगेटिव स्कोर नहीं होता, ठीक है। और इसमें जो प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे एक आता है सिम, ठीक है, ये सब प्रोग्राम्स के नाम हैं जो कि इस एल्गोरिथम पे बेस्ड होते हैं। एस सर्च एंड एल अलाइन, एल अलाइन, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन योर स्मिथ वाटरमैन, ठीक है। क्योंकि वही होता है ना, अलग अलग प्रोग्राम्स के उन्होंने नाम रखे हैं, मे भी अलग अलग कंपनीज ने बना रखे हैं जिसने भी इस एल्गोरिथम को डेवलप कर रखा है, तो उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। तो सिम, एस सर्च एंड एल अलाइन, ठीक है। तो जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन है ना कि अगर आपने दो क्लोज रिलेटेड सीक्वेंस को कराना है, ठीक है, और सेम लेंथ है, इसका मतलब you will go for Needleman Wunsch. Needleman Wunsch is not suitable for those sequences which are distantly related and they are of different length, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल में तो यू हैव टू लुक फॉर द होल द लेंथ, ठीक है। तो आप अलग अलग लेंथ लोगे और अलग अलग सीक्वेंस लोगे, तो उसमें तो अलाइनमेंट का कोई बनता ही नहीं है, कि कुछ लॉजिक ही नहीं बनता नहीं कि उसमें कुछ अलाइनमेंट आएगी, ठीक है। क्लोज रिलेटेड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसमें कुछ आपको अलाइनमेंट मिले। अब अगर डिस्टेंटली रिलेटेड है तो यू वांट टू जस्ट सर्च फॉर ए स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, तो वो चाहे लेंथ भी लगो, तब भी आपको वो प्रॉपर लोकल वाला जो रीजन है वहां पे अलाइनमेंट करके आपका दिखा देगा, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है, नीडलमैन वुंच होता है ग्लोबल के लिए, स्मिथ वाटरमैन होता है आपका लोकल के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज बेसिकली योर स्कोरिंग मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपका, स्कोरिंग मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो स्कोरिंग मैट्रिसेस में क्या होता है कि आप मतलब आप यही देखते हो कि एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पहले लिखते हैं फिर हम आएंगे इसके ऊपर। स्कोरिंग मैट्रिसेस, मैट्रिसेस,
स्कोरिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसमें आप लिखते हैं ए सेट ऑफ वैल्यूज, ए सेट ऑफ वैल्यूज फॉर क्वांटिफाइंग द, फॉर quantifying the likelihood of, quantifying the likelihood of one residue, one residue being substituted by another, being substituted by another in an alignment, in an alignment। ठीक है, तो ए सेट ऑफ वैल्यूज फॉर क्वांटिफाइंग द likelihood of one residue being substituted by another in an alignment। ठीक है, तो इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, जो स्कोरिंग मैट्रिक्स है उसको आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया एक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स में, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स में। सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स में। ठीक है, कि जो एक है उसको आप दूसरे से सब्स्टिट्यूट करवा सकते हो क्या, नहीं करवा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी डिपेंड करेगा कि अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है या आपका प्रोटीन सीक्वेंस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं पॉइंट कि जो स्कोरिंग मैट्रिसेस है, स्कोरिंग मैट्रिसेस फॉर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आर relatively simple, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आर relatively simple, आर relatively simple। ठीक है, सो दैट इज पॉजिटिव स्कोर फॉर मैच एंड नेगेटिव स्कोर फॉर मिसमैच, पॉजिटिव स्कोर फॉर मैच एंड नेगेटिव स्कोर फॉर मिसमैच। स्कोर फॉर मिसमैच। ठीक है, अब इसके अंदर जो असाइनमेंट है, जो ये हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव फॉर मैच एंड नेगेटिव फॉर मिसमैच, सो द असाइनमेंट is based on the, is based on the assumption that, on the assumption that frequencies of mutations, frequencies of mutations are equal for, frequency of mutations are equal for all bases, are equal for all bases, however comma this assumption, however comma this assumption may not be, this assumption
may not be realistic, may not be realistic, ठीक है, कॉमा, ऑब्जर्वेशंस शो, ऑब्जर्वेशंस शो, जो ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि प्यूरिन की जगह प्यूरिन और pyrimidine की जगह pyrimidine। सो ऑब्जर्वेशन शोज जो ट्रांजिशंस हैं, दे अकर्स, और ट्रांजिशन अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली, मोर फ्रीक्वेंटली देन ट्रांसवर्सन, ट्रांजिशंस अकर मोर फ्रीक्वेंटली देन ट्रांसवर्जन्स। ट्रांजिशन में हम क्या कहते हैं कि प्यूरिन की जगह प्यूरिन और pyrimidine की जगह pyrimidine, बट ट्रांसवर्जन में प्यूरिन की जगह pyrimidine और pyrimidine की जगह प्यूरिन, ठीक है। वैसे तो हम यही मान के चलते हैं कि जैसे मान लो वही कह रहे हैं ना कि ए की जगह जी आ गया या ए की जगह टी आ गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम इक्वल मान के चल रहे हैं, ठीक है। बट ये रियलिस्टिक या, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो ये दिखाती है कि ट्रांजिशन ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्जन, ठीक है। ये तो हमने बात करी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की। बट जब हम बात करते हैं आपके प्रोटीन्स की, तो अगर आपने कहा कि जैसे एक की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो ऑब्वियसली इन प्रोटीन्स यू हैव टू लुक फॉर similar physicochemical properties, you have to look for similar physiochemical properties, similar physiochemical properties। मतलब आपको क्या देखना है कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनका नेचर कैसा है, यू हैव टू लुक फॉर सिमिलर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे एरोमेटिक है, जो भी जैसे फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, तो आप उनको एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करा सकते हो, ठीक है। अगर कोई बेसिक है तो जैसे लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडाइन, उनको आप एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करा सकते हो। ऐसे स्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। तो ये जो है, ये किस पे बेस्ड है, आपके सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, कि आप एक को दूसरे से सब्स्टिट्यूट करवा सकते हो या नहीं करा सकते हो, ठीक है। जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है सिस्टीन। अब सिस्टीन की खास बात क्या होती है, इसके अंदर एस एच ग्रुप होता है और ये क्या बनाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। अब ये तो एक स्पेशल केस हो गया ना, जैसे आप सिस्टीन को तो किसी और से सब्स्टिट्यूट करा ही नहीं सकते, क्योंकि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड और कोई बनाता ही नहीं है, क्योंकि उससे तो फिर प्रोटीन की एक्टिविटी एबॉलिश हो जाएगी, वो प्रोटीन काम ही नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही बता रखा है कि जो ग्लाइसिन है, प्रोलिन है, ये भी यूनिक है, क्योंकि ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट होता है, प्रोलिन साइक्लिक होता है। तो कुछ अमीनो एसिड तो ऐसे है ना जिनको आप दूसरे से सब्स्टिट्यूट करा ही नहीं सकते, क्योंकि वो करवाओगे तो वो प्रोटीन एज सच रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब कई जगह पर सब्स्टिट्यूशन मतलब कंसिडरेबल है, बट ऐसे नहीं ना, जैसे आप सिस्टीन की जगह मिथुनिन लगा दो तो क्या होगा आपका, अगर आपने सिस्टीन की जगह मिथुनिन लगा दिया, अब सिस्टीन तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है बट मिथुनिन तो बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो कई जगह तो चलो सब्स्टिट्यूशन कंसिडरेबल होती है, बट कुछ जगह पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो मतलब यू लाइक प्रोलिन इज यूनिक, ग्लाइसिन इज यूनिक, सिस्टीन जो है वो भी यूनिक है, तो इनकी सब्स्टिट्यूशन होगी तो उसको आप नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास जो अमीनो एसिड जो होते हैं ना, अमीनो एसिड के क्या होते हैं, स्कोरिंग मैट्रिसेस, ठीक है। वी हैव अमीनो एसिड स्कोरिंग मैट्रिसेस, स्कोरिंग मैट्रिसेस। अब बेसिकली एक तो किस पे बेस्ड होता है, वन इज बेस्ड ऑन, वन इज बेस्ड ऑन इंटर चेंजेबिलिटी, चेंजेबिलिटी ऑफ जेनेटिक कोड और अमीनो एसिड प्रॉपर्टीज, जेनेटिक कोड और अमीनो एसिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक तो इस पे बेस्ड होता है कि जो जेनेटिक कोड, और दूसरा जो होता है दैट इज
एम्पेरिकल स्टडीज ऑफ अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपने अलग अलग सीक्वेंसेस को स्टडी करा और उसके बाद आपने देखा कि कौन सा अमीनो एसिड किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। एम्पेरिकल स्टडीज ऑफ अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो इसमें तो आपको अलग अलग सीक्वेंसेस को कंपेयर करना पड़ेगा, फिर आप देखोगे कि ये अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से सब्स्टिट्यूट होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, सो दैट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल सर्वे। मतलब यू हैव टू सीक्वेंस डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, और उसमें आपने देखना है कि कंपैरिजन में आपको पता लग जाएगा ना जब आप अलाइनमेंट करोगे तो कि कौन किससे सब्स्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, सो दैट इज बेस्ड ऑन द सर्वेज ऑफ सर्वेज ऑफ एक्चुअल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशंस की एक्चुअली अमीनो एसिड्स की क्या सब्स्टिट्यूशन हुई है। सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें मेनली हम किसकी बात करते हैं, आपके पैम और ब्लॉसम की। ठीक है, इसमें हम किसकी बात करते हैं, पैम एंड ब्लॉसम। ठीक है, वही होगा ना, अगर तो जैसे आपने एक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी सेट कर ली। ठीक है, कि इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जैसे अब आपको पता है कि रैंडम चांस में इतनी फ्रीक्वेंसी है, अगर तो वो अमीनो एसिड उससे उस अमीनो एसिड को मिलने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब आप उसको क्या दोगे, पॉजिटिव स्कोर। ठीक है, अगर मिलने के चांसेस कम हुए तो आप उसको क्या दोगे, नेगेटिव स्कोर। ठीक है, पहले तो आपके पास क्या है ना, ये एक्चुअली डाटा है। जैसे आपने मान लो 100 प्रोटीन को कंपेयर किया, तो आपने देखा कि मान लो आपने ये देखा कि जो टायरोसिन है, टायरोसिन की जगह ट्रिप्टोफैन, ठीक है ना, उसके सब्स्टिट्यूट होने के चांसेस कितने हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, मतलब आपने 100 प्रोटीन्स का डाटा स्टडी करा और आपने देखा कि कितने, मान लो 100 में से कहाँ पर उस पोजीशन पर टायरोसिन है, कहाँ पर ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने सेट की। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखते हो कि मतलब जो प्रोटीन आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उसमें फिर वो फ्रिक्वेंसी वगैरह सब मैच करके, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जो पैम और ब्लॉसम है इसमें ना स्कोर होता है। ठीक है ना, कि पैम स्कोर होता है, एक ब्लॉसम का स्कोर होता है। ठीक है, तो वो चलो अभी हम करेंगे बाद में डिस्कस। ठीक है, बट ये एक तो क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ जेनेटिक कोड और अमीनो एसिड प्रॉपर्टीज एंड अदर इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल सर्वे। आपने जो रिलेटेड प्रोटीन्स है, क्योंकि सर्वे भी उन प्रोटीन्स का करोगे ना जो रिलेटेड है, ऐसे तो है नहीं अनरिलेटेड का करोगे तो उसमें तो वैसे भी आपको कुछ मैच मिलने वाला है नहीं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म में एक प्रोटीन है, उसके अंदर और दूसरे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 5 ही अमीनो एसिड का डिफरेंस है। ठीक है ना, जैसे मान लो हमने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे एक प्रोटीन हमारे अंदर है और वो प्रोटीन दूसरे एनिमल के अंदर भी है। ठीक है, आपने उनको कंपेयर करना है। अब आपने देखा कि 5 अमीनो एसिड का डिफरेंस है, एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है। अब वो 5 अमीनो एसिड जो है, तो वो कौन सा किससे सब्स्टिट्यूट हुआ है, आपने ये देखना है। ये तो मैंने सिर्फ दो का कहा, ऐसे आप अलग 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 डाटा अलग अलग प्रोटीन्स को स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा ना कि बेसिकली यहाँ पर मतलब जहाँ पे टायरोसिन है उसकी जगह ट्रिप्टोफैन कितनों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, या उसका नेचर सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रोटीन्स को पहले आप स्टडी करा उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने फिर क्या करा, एक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स बनाया कि अगर ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो उसको आपने पॉजिटिव स्कोर देना है। ठीक है, या उसको नेगेटिव स्कोर देना है, और उसके बाद फिर आप बेसिकली अलाइनमेंट का स्कोर निकालोगे। ठीक है, इसको करेंगे हम डिस्कस ना। तो एक होता है पैम, दूसरा क्या होता है आपका ब्लॉसम। ठीक है, क्योंकि ये इस पे बेस्ड आता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना, तो आपको पता होना चाहिए कि पैम का नंबर और ब्लॉसम का नंबर। ठीक है, जैसे ये हम डिस्कस करेंगे अभी ना नेक्स्ट क्लास में। जैसे आप ये देखो, ये अलग अलग दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे किस बेस पे है। जैसे ये चलो मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे पैम का नंबर जितना कम होता है उतना वो क्या होता है, वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और पैम का नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतने ही डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे। ब्लॉसम का उल्टा है, ब्लॉसम का नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतने ही क्लोज रिलेटेड है, और ब्लॉसम का नंबर जितना कम होगा वो उतने ही डिस्टेंटली रिलेटेड है। बट पहले पता होना चाहिए पैम ब्लॉसम है क्या। जैसे ये देखो, ब्लॉसम 62 और पैम 120, वो दोनों को उसने सेम ही कहा है। मतलब इसमें क्या होता है कि जितना आपका ब्लॉसम का नंबर ज्यादा है
उतने ज्यादा वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। पैम का नंबर कम से कम। बट वही है, वो नंबर एक्चुअली क्या इंडिकेट करता है वो आपको पहले पता होना चाहिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बट एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि दे विल आस्क यू कि अगर आपकी सीक्वेंसेस क्लोज रिलेटेड है तो विच पैम एंड विच ब्लॉसम यू विल चूज, और अगर वो डिस्टेंट रिलेटेड है तो आप किसको चूज करोगे। ठीक है, तो चलो फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आपका पैम ब्लॉसम ना।